चल ठीक है, ओके स्टार्ट ओके। करते हैं। भाई तू लास्ट हे तक पे सेशन में रहेगा ना, एग्जिट मत करना। हाँ 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 श्योर। हाँ, जैसे जिस प्रोसेस से अभी स्टार्ट किया है उसी प्रोसेस से फिर हाँ वहां हाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आएगा, तो स्टॉप भी करना जैसे ही हो जाए सेशन, ठीक है। ठीक है श्योर। और यस भाई, तू कॉल कर देना मुझे जैसे ही खत्म होने से हाँ पहले हाँ ही, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं ठीक है, लीव ठीक कर। है, हेलो होने हेलो। से पहले पहले कर दूं ना 5 मिनट। हाँ 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 ठीक है, ओके। हर्षित यस हेलो। अदिति। हाँ हाँ, बताओ अ, बताओ हाँ भाई। हाँ। तो अगर हाय मैं इस पर एक्चुअली प्लीज आप लोग थोड़ा मुझे आइडिया दे सकते हो क्या कि आप कितना डिटेल में पढ़ाने वाले हो और ये कितना लंबा सेशन होने वाला है। भाई अभी देख तो तू क्या तू हुआ था, आज कल तीनों। हमने 2 मॉड्यूल कर लिए थे, 1 और 3। आज अभी क्या है कि मैं 2, 5 और 6 मॉड्यूल लूंगा, लगभग लगभग 7, 8, 850 तक हो जाएगा। 3 मॉड्यूल और हो जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक रखेंगे, फिर बाकी के 3 मॉड्यूल देखते हैं। ओके थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो 2 मिनट। हे पीपल, अब स्टार्ट कर ले भाई, प्रॉपर हो गया सब कुछ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं नहीं, सब ठीक है, तू स्टार्ट कर ले बस। हाँ, लोगों को एडमिट करते रहना, मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, ये हाँ, बनाने हैं भाई साइड बाई साइड, असल भाई साइड बाई साइड नोट्स बनाने हैं। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट फटाफट से कल का जो कराया उसका वो दे देता हूँ, वन शॉट टाइप से दे देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अपन लोग समझते हैं। ये बताओ, लैपटॉप की स्क्रीन शो हो रही है मेरे की? अ, हाँ हाँ भाई, हो रही है। देखो, हाँ ठीक है, कॉलेज है सब 2 मिनट में फटाफट से, इसका ये समरी वाला पार्ट है, ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने मेनली क्या समझा, डेफिनेशन समझी थी इसकी, अकाउंटिंग की। उसके बाद हमने पर्पस समझा था हमने, कितने टाइप्स की फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, जनरली 5 टाइप्स की फॉर्म्स ऑफ, ये वाला टॉपिक आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मॉड्यूल नंबर 2 का पार्ट है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जनरली 5 टाइप की होती है, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने और डिटेल में बताई थी, नॉट जनरली। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, जनरली 7 टाइप्स की होती है, इसमें कम दे रखी है। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, AJT, BOI, AOP। ठीक है। और इसके बाद यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं जनरली? हमें 7 लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, मैनेजर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, टैक्स अथॉरिटीज के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। ये कल पूरा डिटेल में लिया था, बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री सिस्टम। ये हम 2 एक्सपेक्ट लिए थे, मेरा कैश बेसिस और अप्रूवल बेसिस, मैनुअल बुक प्रोसेस, ये सारी बुक्स वगैरह को भी डिटेल में था। अगर मैं ये कह रहा हूँ भाई, किस किसने पहले ये बता दो कि कल का लेक्चर डिटेल में देखा है? 2x में भी देख लिया तो काम चल जाएगा यार। बताओ भाई, अरे कोई तो बोलो। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। और देख लेना भाई तुम लोग, इससे पहले देख लेना जरूर थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन जो मैं मॉड्यूल 5, 6 कराऊंगा ना, उसके बाद जो ब्रेक दूंगा उसमें देख लेना, जिसमें नहीं देखा। ठीक है, ये पहला हमारा मॉड्यूल हो गया था, फिर उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 देखा था, जनरली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये 9 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इसमें दे रखे हैं, जनरली इससे भी ज्यादा होते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे मॉनिटरी फॉर्म में करेंगे, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंटिटी कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग का, जिसमें हम बिजनेस और ओनर को अलग अलग ट्रीट करते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये होता है, हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हमें ये नहीं पता हम अपना बिजनेस कब बंद करेंगे, इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के मेंटेन करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हम हर चीज उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे जिस चीज पर हमने परचेज की थी, ना कि जो उसका मार्केट में प्राइस है। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, हर चीज का डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। अगर लाइक किसी चीज का हमने एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, रेवेन्यू कम रिकॉर्ड किया, तो वो डबल एंट्री सिस्टम में दिक्कत दे जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी लाइक, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं जैसे कि हमें आगे चल के लॉस होने वाला है, तो हम उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन प्रॉफिट को पहले रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी एक तरीके से डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट की तरह होता है। इसमें हम लोग ये समझते हैं कि लाइक मान के चलो हमने 100 रुपए के लिए बिजली का एक्सपेंस भरा, तो उसके लिए 100 रुपए की बिजली से हमने कितना प्रोडक्शन किया, इस तरीके से मान लो एक्सपेंस और रेवेन्यू। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज हम थोड़ा डेप्रिसिएशन और फीफो लीफो मेथड सीखेंगे, तो उसमें पता लग जाएगा हमने एक मेथड फॉलो किया है तो उसे हम नॉर्मली फॉलो कर देंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे, एक बार चेंज किया तो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये हो गया हमारी कल तक की बात, और आज हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा मॉड्यूल नंबर इस पे। फिक्स असेट एंड डेप्रिसिएशन, सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 6 करते हैं। मैं इसकी लैपटॉप की स्क्रीन को थोड़ा चेंज करके फोन की स्क्रीन पे लेके आता हूँ, टाइप की स्क्रीन। ठीक है, यहाँ तक समझा सबको? थोड़ा थोड़ा वहीं शो टाइप से हो गया होगा कल का। आ जाओ भाई।
ठीक है, सब लोग हेडिंग डालो डेप्रिसिएशन, मॉड्यूल नंबर 6। जनरली डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये वाला मॉड्यूल में हम लगभग 15 से 20 मिनट में खत्म कर देंगे। एक एक एग्जांपल मैं कराऊंगा, दो दो तुमको करने के लिए दूंगा, तो मॉड्यूल आराम से खत्म हो जाएगा। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या होता है जनरली? डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, एक सेकंड, कोई एडमिट हो रहा है क्या? ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है जनरली? कल हमने असेट, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, इनकम और लॉसेस के बारे में वर्ड पढ़ा था। जब भी असेट की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है, लाइक असेट की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है, किस वजह से डिक्रीमेंट होता है? जैसे कि 3 रीजन होते हैं जनरली किसी भी असेट की वैल्यू में डिक्रीमेंट होने के लिए। जनरली पासेज ऑफ टाइम, पासेज ऑफ टाइम, दूसरा ऑब्सोलेंस, तीसरा वियर एंड टियर। लाइक मैंने कल अनुज भाई का इमेजिनरी बिजनेस बनाया था। लाइक वो उनके पास एक मशीन थी जिससे उन्होंने 25 प्रिंटर बनाए थे। अब क्या होता है, उन्होंने 5 साल वो मशीन यूज कर ली, ये क्या हुआ, ये वाला फैक्टर आ जाता है वियर एंड टियर में जनरली। लाइक हम उस चीज को बार बार यूज करते हैं, जैसे कि कोई चीज हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देने वाली है और वो हमारे लिए मतलब यूज करते करते उसकी वीक होती जा रही है। लाइक हमने प्रिंटर यूज किया तो उसकी कार्टेज, इंक वगैरह सब वीक होती जा रही है, तो वो नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट नंबर है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस एंड पासेस ऑफ टाइम थोड़ा सिमिलर है पर माइनर डिफरेंस होता है इनमें। जनरली इन दोनों का मतलब ये होता है कि मान के चलो आज आपने कोई प्रिंटर खरीदा, मशीन खरीदी और आपने उसे 10 साल लग के रखा, उसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया। अब आप तो ये बोलोगे हमने ना उसे यूज किया ना कुछ किया, वियर एंड टियर, तो उसकी वैल्यू नहीं घटेगी। आज आपने HP 500 प्रिंटर खरीदा और जनरली 5 साल बाद HP 700 आ गया, तो ऑप्शनलाइज हो जाएगा, उसकी वैल्यू में डिक्रीज, लाइक एक तरीके से ट्रेंड मान लो। अब जैसे कि अभी अभी नया iPhone 16 आएगा, iPhone 18 आने के बाद अगर आप iPhone 16 अपना नया खरीद के रख लो घर में, उसकी वैल्यू तब भी घट जाएगी, उससे पासेस ऑफ टाइम की वजह से और ऑप्शनलाइज की वजह से वो वाली चीज हो जाती है जनरली। ठीक है। ये जनरली 3 मेन रीजन होते हैं डेप्रिसिएशन के। कल जैसे कि हम लोगों को पता था, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन में दोनों का मतलब एक तरीके से एक ही मान लो, पर ये दोनों अलग अलग जगह यूज होते हैं। जैसे कि हमने 2 टाइप के असेट पढ़े थे उसमें, एक था इंटेंजिबल असेट एंड टेंजिबल असेट। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। जनरली टेंजिबल असेट में क्या आ जाता है, जिस चीज को हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, टच, दे कैन बी टच एंड सीन, लाइक हैवी मशीनरी। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है इसके, और क्या क्या चीज हम टच एंड फील कर सकते हैं जो कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने के लिए हेल्प करता है? बिल्डिंग, क्या चीज? बिल्डिंग, पेंटिंग। बिल्डिंग्स। हाँ बिल्डिंग सही है, ये बिल्डिंग्स हो गया। ठीक है। और हम जैसे अपना iPhone 16 ले सकते हैं। iPhone 16 अगर कोई बंदा बिजनेस में यूज कर रहा है पैसा कमाने के लिए, अगर वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो वो उसके लिए सेट नहीं है, वो तो उसका एक्सपेंस हो जाएगा, ड्रॉइंग्स हो जाएंगी वो तो इसकी। अगर कोई बंदा आईफोन वगैरह यूज कर रहा है बिजनेस के लिए, अपने के लिए, जैसे कि उसे कोई ऑर्डर्स वगैरह लेने हैं, अपना ऐप वगैरह चला रहा है, रैपिडो ड्राइवर है, इस तरीके से, तो इसमें आ जाएगा। और इंटेंजिबल असेट में होते हैं जो चीज हम फील कर सकते हैं एक तरीके से, लाइक कंपनी की, की गुडविल। गुडविल क्या होता है जनरली? जैसे कि हल्दीराम से बगल वाले राजू भैया, किस तरह से गुडविल लोगे तुम लोग? हल्दीराम से लोगे क्योंकि उनकी गुडविल अच्छी है। अगर अगर जैसे कोई बंदा नया शहर आया है तो उसको लाइक कहीं खाना वगैरह है तो वो हल्दीराम पे जाएगा, किसी अननोन पार्टी के घर नहीं जाएगा। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ऐसे और भी तरीके के होते हैं, फिशिंग राइट, सॉफ्टवेयर राइट, सब्सक्रिप्शन राइट, ऐसे मैनी एग्जांपल्स होते हैं। इसमें ईटीसी दोनों में आ जाएगा, इसमें भी काफी एग्जांपल्स होते हैं। इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूँ फॉर ऑफिस पर्पस। ओसीओबी, ओसीओबी का इधर मतलब है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लाइक वो अपने नॉर्मली बिजनेस में यूज करेगा उन चीजों को। ठीक है। इस असेट्स में कोई दिक्कत? जनरली टेंजिबल असेट्स के लिए यूज हम करते हैं वर्ड डेप्रिसिएशन
और जनरली इंटेंजिबल के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक सेकंड भाई, एमोर्टाइजेशन। समझ जाना भाई, थोड़ा स्पेस में थोड़ा सा सही करता हूँ। ठीक है, जनरली हम डेप्रिसिएशन यूज करते हैं टेंजिबल एसेट के लिए, इंटेंजिबल एसेट के लिए। इन सब का एक एक्सेप्शन होता है, लैंड। लैंड की वैल्यू क्या होती है, जनरली बढ़ती बढ़ती है, ना तो उसकी वैल्यू घटेगी ना वो टेंजिबल एसेट में आएगी, उसकी वैल्यू हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कभी घटेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल देता है, स्पेसिफाई कर देता है क्वेश्चन, तो हमें उसकी वैल्यू भी घटानी पड़ेगी। जनरली नहीं होती वो, नॉर्मल केसेस में अगर कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाते तो वो बोल सकते हैं। अब हम समझेंगे कि वैल्यू कितने मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन लगने का। ये बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ डेप्रिसिएशन की किस चीज की वजह से वैल्यू में गिरावट आती है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस असेट को किस तरीके से लगता है, ये सारी चीजें क्लियर हुई, ये बताओ भाई, फटाफट एक चेक दो। बताओ भाई, फिर हम समझेंगे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन टाइप्स, मेथड्स ऑफ। एक बात अभी बोल देता हूँ भाई, ये नोट्स नहीं मिलने वाले, थोड़ा अपना हाथ चलाओ। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जनरली दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के। एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। देखो, लिखो पहले इसको, बात किया, ये इंपॉर्टेंट है, सीधे से क्वेश्चन आने वाला है, पूरा कैलकुलेशन का गेम इसी का है। देखो, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। एसएलएम की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन मेथड। अरे यार, पेन चलना रुक गया। स्ट्रेट लाइन मेथड। डब्ल्यूडी की वैल्यू थी रिटर्न डाउन वैल्यू। जनरली दो मेथड, अब स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड के अब एक एक एग्जांपल से समझेंगे। मैं आपको थोड़ा थियोरेटिकल वाइज बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा। जनरली ये बताओ, सीआई और एसआई पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा होगा एपीमेट के लिए। तो एक तरीके से उसी का थोड़ा एप्लीकेशन मान लो इसे। देखो, यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, सब लोग एग्जांपल से समझ लेंगे इसे। एग्जांपल नंबर 1, इसके लिए एग्जांपल 1 लेंगे हम लोग, इसका एग्जांपल 2 रखेंगे। लाइक, अनुज भाई ने कल मशीनरी ली थी, मिस्टर अनुज ने मशीनरी ली थी 2019-20 में। फाइनेंशियल ईयर लेंगे इसमें, ना तो कोई प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर 1921 अनुज भाई ने मशीनरी ली थी, जिसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, वो मशीन यूज करते गए, मशीन यूज करते गए। अब उन्हें आया कि 2024-25 में, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में वो मशीन को सोल्ड करेंगे। और अब क्या होता है, उनकी मशीनरी जो होती है, डेप्रिसिएशन में एक रेट आता है जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएबल रेट। उस रेट से क्या होता है, हमें ये पता लगता है कि हमारी हर साल कितनी परसेंट वैल्यू कम हो रही है नॉर्मली असेट की। ठीक है, अब जैसे कि हम समझेंगे, इसके लिए अनुज भाई की मशीनरी ये चार्ज करते हैं 10% डेप्रिसिएशन, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं कि मेरी मशीन की वैल्यू हर साल एग्रीगेट 10% से कम हो रही है। तो लाइक, अब हम इससे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ढंग से समझ लेना भाई थोड़ा से। 10 लाख रुपए है, सपोज हम ये मशीन परचेज करिए 1/9/2000, सॉरी 1/4/2019 को।
ठीक है। सो 1/4/2019 को इनने अपनी बुक में रिकॉर्ड करी मशीनरी की वैल्यू 10 लाख रुपए। ठीक है। अब हमेशा जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ईयर के एंड में होगा। अगर ईयर के एंड में नहीं होगा तो जिस दिन मशीन सोल्ड हो रही है उस दिन होगा। लाइक मशीन की हम सोल्ड की वैल्यू मानते हैं हम इनकी 31 30 सितंबर 2024 को ना मशीन सोल्ड हुई। ठीक है। पेज ऐड करना पड़ेगा। 1/4/2019 को वैल्यू है 10 लाख रुपए। तो अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम हर साल की ईयर एंडिंग को। तो 31/3/2020 हो जाएगा इसका डेप्रिसिएशन। एक साल होता है, मैंने कल बताया था, फाइनेंशियल स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हम 31 तारीख को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इनने बोला था 10%। अभी पढ़ रहा हम एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड में हम हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन कॉस्ट, डायरेक्ट यश, कॉस्ट। एक हाँ बार वो भाई। क्वेश्चन रिपीट करोगे भाई? अच्छा अच्छा, देख कल मिस्टर अनुज भाई ने क्या किया था, मशीन खरीदी थी ना 10 लाख रुपए की, 2019-20 में खरीद ली 1 अप्रैल को। ठीक है। अब वो बेचना चाह रहे हैं 2024-25 में 30 सितंबर को। ठीक है। तो अब उनकी मशीन की वैल्यू ने 10 लाख रुपए की थी और वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, प्रिंटर बना रहे थे ना। देख, ये वाले फैक्टर की वजह से, नॉर्मल वियर एंड टीयर, ये वाला जो फैक्टर है ना, इसकी वजह से मशीनरी यूज करते गए। तो उन्होंने क्या किया, अब उनकी मशीन पुरानी हो गई है। तो अब जिस वैल्यू पे खरीदी उस वैल्यू पे तो बिकेगी नहीं मशीन। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, हर साल अपने ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो अब डेप्रिसिएशन चार्ज किया, हर साल की ईयर एंडिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो 10% क्या हुआ, कॉस्ट का 10%। अरे, कॉस्ट का 10%, इसका 10,000 रुपये चार्ज कर लेंगे, 1 लाख रुपए, सॉरी। ठीक है। अब नई वैल्यू आ जाएगी, 1/4/2021 की न्यू वैल्यू आ जाएगी इनकी 9 लाख रुपए। ठीक है। अब फिर दोबारा चार्ज करेंगे 31/3/2021 की तारीख। ठीक है। इसको दोबारा 1 लाख रुपए चार्ज करेंगे। अब ये वाली चीज है ना, ये जो 1 लाख रुपए आया है इसमें, एक सेकंड भाई, ये वाले जो 1 लाख रुपए आए हैं, ये जनरली डायरेक्ट इस कॉस्ट पे आएंगे, ना कि इस बैलेंस पे। समझे ये वाली बात? पे ये वाले जो 1 लाख रुपए आए हैं ये कॉस्ट पे आएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे। स्ट्रेट लाइन मेथड पे डायरेक्ट ये 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगेगा, ना कि ये वाली वैल्यू पे। ठीक है। अब आगे करते हैं इसे। जनरली फिर 8 लाख रुपए बैलेंस बचा, ये तारीख आ गई 1/4/2021। कंटिन्यू करते करते फिर दोबारा इन्हें क्या कैरी फॉरवर्ड करता हूँ उसमें। ठीक है। फिर 31/3/2021 को दोबारा डेप्रिसिएशन लगेगा, एक 7 लाख रुपए वैल्यू आ जाएगी इस साल की ओपनिंग में 2022। ठीक। दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 2022 की स्टार्टिंग में। अगर ये इनकी मशीन की वैल्यू इतनी आ गई, पर ये तो बेच रहे हैं ना 2024-25 में 30 सितंबर को, तो हमें वहां तक डेप्रिसिएशन निकाल के लाना पड़ेगा। दोबारा चार्ज करेंगे 30/3/2023 को, दोबारा 1 लाख रुपए चार्ज होगा इनका डेप्रिसिएशन। वैल्यू मशीन की 6 लाख रुपए आ जाएगी। ठीक है। 1/4/2023 दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बड़ा क्वेश्चन ले लिया यार ये, 1 लाख रुपए। अब क्या हुआ, ये वाली जो वैल्यू हमने डेप्रिसिएशन निकालते हमारी ये वाली वैल्यू आ गई यहां से लेके यहां तक। आज मशीन की वैल्यू इतनी है। तो देखो, अरे बीच में म्यूट हो गया था क्या मेरा? समझते हैं भाई। 1/4 के बाद डायरेक्ट आज वैल्यू की आ गई। इनने 2019 को बेचते, स्टार्टिंग में खरीदते तो 10 लाख की बिकती, आज इतने की बिक रही है ये वाली मशीन। अगर ये बीच में 2021 को बेचते तो इतने की बिकती। अब हमें बेचनी है 30 सितंबर को। 30 सितंबर में क्या है, अभी हमारा जनरली रेट किस रेट से ले रहे हैं, अभी 10% से ले रहे हैं। ठीक है। अगर हम 1/4 से लेके, सॉरी, 1/4/24 से लेके 30 सितंबर 2024 तक का रेट लेंगे तो जनरली कितना हो जाता है, 5% होगा, क्योंकि ये टाइम आधा हो गया ना हमारा। समझे ये वाली चीज को?
यहाँ से यहाँ तक रेट डेप्रिसिएशन का 10% लगेगा। लेकिन अब जो हम लेंगे 30 सितंबर 2024 को, मैंने एक चीज बोली थी कि लाइक हम डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज करेंगे ईयर एंडिंग पे बोलेंगे, और जब भी हम मशीन वगैरह को सेल करेंगे या फिर तब लेंगे। अगर मशीन सेल हुई है तो हमेशा ईयर एंडिंग पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। तो लाइक हम हमेशा एसएलएम मेथड में कॉस्ट पे चीजें करते हैं। यहाँ पे देखो, ऑन कॉस्ट, ठीक है, ऑन कॉस्ट पे वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे तो 5 लाख रुपए की यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10%, 10 लाख रुपए पे। इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसी 10 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। 10% हो रहा है, जनरली 6 महीने के लिए हो रहा है, 12 ये, ठीक है। जनरली 6 महीने हमने इधर क्यों लिए हैं, 6 मंथ से, 6 मंथ, 1/4/2024 से लेके 30 सितंबर 2024 तक, ये 6 महीने इसीलिए हमने इधर लिए हैं। तो इसीलिए इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा लगभग 10 लाख 50 हजार रुपये इसका यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो जाएगा। एक सेकंड में इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ भाई, हो जाए यार, ठीक है। 50 हजार रुपये इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो अनुज भाई क्या कर रहे हैं, आज की मशीन की वैल्यू हो गई 4.5 लाख रुपए। अनुज भाई जब भी मशीन बेचेंगे ये वैल्यू कंसीडर करेंगे बेचने के लिए, क्योंकि आज मशीन की वैल्यू ये है, ना कि ये वाली, क्योंकि उन्होंने यूज कर लिया ना इतना सारा, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। आज मैं किसी से पुराना फोन लूंगा तो उतनी रेट पे ले लूंगा, थोड़ा सा डेप्रिसिएशन भी चार्ज करूंगा। ये वाली चीज आई है नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, उन्हें वियर, अगर मैं रख लेता भाई आउट ट्रेंड चला जाता, तो ये वाली चीज की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से डेप्रिसिएशन लगता। ये हो गया ऑन कॉस्ट मेथड। ये बताओ यहाँ तक समझा गया सबको? ये बताओ डेप्रिसिएशन आया कैलकुलेट करना सबको? चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब दूसरा मेथड था हमारा एसएलएम मेथड। एग्जांपल नंबर 2 दूंगा, इसके ऊपर बहुत आराम से समझेंगे इसे। इसके ऊपर मान लो हम इस पे करेंगे ऑन बैलेंस पे। जैसे कि अनुज भाई ने मशीन, अब क्या करते हैं, किसी और से मशीन खरीदवाते हैं। मशीन की जगह चलो इस पर लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा, किसको खरीदवाते हैं फर्नीचर? पुनीत भाई ने, मिस्टर पुनीत। कब खरीदा इनने फर्नीचर? ऑन 1/4/2021 को, और ये सेल करना चाह रहे हैं। कब कर रहे हैं इनको सेल? डेट थोड़ा सही से रखना पड़ेगा। ठीक है। पुनीत भाई ने फर्नीचर खरीदा 70 हजार रुपए का, नहीं 1 लाख रुपए का मानते, थोड़ा कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए का पुनीत भाई ने फर्नीचर खरीदा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसएलएम मेथड। यहाँ पे एसएलएम, सॉरी डब्ल्यूडीवी मेथड है। ठीक है, सेल करेंगे अभी 30 तारीख को। अब ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये भी रेट में, इसीलिए यार थोड़ी ऐसी फिगर रख रहा हूँ, थोड़ा समझाने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में टाइम निकल जाएगा सारा। ठीक है, अब इनको हम सॉल्यूशन चेक करेंगे। अब इनने क्या किया, 1/4/2022 को, ये सेल वैल्यू से मेरा भाई ये मतलब नहीं रहता हर क्वेश्चन में कि सेल ही करेंगे। जनरली ये मतलब रहता है कि हमें इस वैल्यू की डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑन दिस, डेप्रिसिएशन वैल्यू, जनरली इस डेट तक की डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालने की मेरा वो होता है पर्पस है। इसको भी ऊपर पहुंचा देते हैं। अरे समझ गया ना ये?
जनरली डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालने को, अब इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू करते हैं इस पीरियड की, 1/4/2022 से लेके 30/3/2024 तक की। ठीक है, 1/4/2022 की वैल्यू है 1,00,000 रुपए। डेप्रिसिएशन नॉर्मली चार्ज होता है 30 तारीख को इस ईयर का। एट दी रेट 10% से डेप्रिसिएशन लगेगा, 1,00,000 रुपए से 90,000 वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब देखो समझो, नॉर्मली हिस्टोरिक जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है SLM मेथड का, उसमें क्या कर रखा था इन लोगों ने, डायरेक्ट हमने कॉस्ट पे लगा रहे थे, चाहे कितना भी वैल्यू हो। देखो इधर समझते हैं, थोड़ा डिफरेंस समझ में आता है। तो देखो डायरेक्ट इसका 10% लेंगे, इसका 10% लिया, इस पे ये लगा दिया, इसका 10% लिया, इस पे ये लगा दिया, इसका 10% लिया, इसका ये लगा दिया, सबका हम पूरा लगाते जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, जो इसकी ये रिटन डाउन वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी ना, इस पे लगाएंगे। अब क्या करेगा भाई, एक ये वाली वैल्यू आती है 1/4/2023। अब भाई को अगली साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 31/3/2024 को भाई डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, इसका 10%, इसका 10% इधर उठ के आएगा, ना कि इस वाली जो कॉस्ट है ना, इसका 10%। इसका 10% 9,000 रुपए, 81,000 रुपए होगा। ये वैल्यू आ गई 1/4/2024। थोड़ा और ले लेते हैं, 25 कर लेते हैं एग्जाम्पल। अब फिर दोबारा डेप्रिसिएशन लगाएगा इस पे। हेलो, ये कंपाउंड हाँ वाली भाई, मेथड को बोलते क्या है? ये कंपाउंड इफेक्ट वाले को बोलते हैं WDV में। देख, अगर हम नॉर्मली, अगर देख जनरली अकाउंटिंग होती है SLM और WDV बोलेंगे, लेकिन BBA DB वालों को मैंने देखा नहीं है, लैंग्वेज से तुम लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, ओके। जनरली कैलकुलेशन इस तरीके की, क्योंकि इन लोगों ने यार बहुत कॉम्प्लिकेट करके दे रखा है चीजों को। ठीक है, अब इसका 10% लगाएंगे 81,000 का, इसका 10%। अरे यार अच्छे से करते हैं इसे। देख देखो, इसका 10% लगाएंगे, 81,000 का 8100 हो गया। अब जनरली वैल्यू जो आएगी ना, ये 1/4/2025 की। 7,900। हाँ ठीक। अब ये देखो, इस हमें क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, ये वाली डेट का ना, 1/4 से 2022 से 31/3/25 तक, 3 साल का। अब ये बोलोगे 1/4/25 क्या इतना, हमें तो इस डेट का चाहिए था, 31/3/25 करोगे, एक बड़ी डेट सही से लग गई। ठीक है, हमें इस डेट का डेप्रिसिएशन चाहिए था। देखो ये बताओ, इन दोनों डेट में कितने दिन का अंतर है भाई, एक दिन के अंदर, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। हट गया है क्या मेरा स्क्रीन? हाँ, हाँ हट हाँ गया है भैया। स्क्रीन। एक से दोबारा रिकनेक्ट। आप सब नॉर्मल हो गया, देखो समझो, ये वाली चीज समझ आई। जैसे हम नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में कर देते ना, ये इस तरीके का डेप्रिसिएशन मान लो। और देखो सीधी बात, अब ये तो बात हो गई टेंजिबल असेट की, इस तरीके से बात हो जाती है इंटेंजिबल असेट की। इंटेंजिबल असेट में भी सेम तरीके से डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम है टेंजिबल असेट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पर पढ़ लो, रेजिड अरे बताओ, उसमें रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है क्या, किसी ने देखा होता मॉड्यूल? चलो मैं बता ही देता हूँ। रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, किसी किसी क्वेश्चन में हमें ये दे रखा होता है, जनरली हमें कॉस्ट दे रखी होती है, किस वैल्यू पे हमने इस चीज को रिकॉर्ड किया है। दूसरी चीज नंबर ऑफ ईयर दे रखे होते हैं, ये चीज कितने सालों तक चलेगी।
और तीसरी चीज हमें ये दे रखी होती है कि उसकी कितनी वैल्यू 10 साल पीछे, 5 साल पीछे कितनी वैल्यू बचेगी। तो हमें उसका डेप्रिसिएशन रेट बताना होता है, और जो भी चीज वो एक्स वाई जेड हमसे पूछता है वो हम बताते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ इसे। एग्जांपल देखो, अभी क्या हुआ, मैं एक फोन लेके आया, अभी एक मैं फोन लेके आया, मेरे को लगता है कि ये एन ईयर चलेगा, लगभग लगभग 5 साल चलेगा ये फोन, ठीक है। जो कि मैं लेके आया, फोन की कॉस्ट रखते हैं 50,000 रुपये, ठीक है। और मुझे ये लगता है 5 साल के बाद इसकी कॉस्ट हो जाएगी 30,000 रुपये, ठीक है। मुझे को ये लगता है 5 साल बाद फोन की कॉस्ट हो जाएगी 30,000 रुपये। अब बात सवाल ये आता है, हमें पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन करना होगा, क्योंकि हमें इसमें रेट नहीं दे रखा, रेट नहीं दे रखा तो कंफ्यूजन हो सकता है। डेप्रिसिएशन हम जनरली करेंगे कॉस्ट, पहले इसमें मैं तुमको करके बताता हूँ, फिर तुम्हें फॉर्मूला लिखो। 50,000 रुपये करेंगे डेप्रिसिएशन, 30,000 रुपये इसकी वैल्यू बची, माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 5, जिसकी वैल्यू आती है 20,000 डिवाइडेड बाई 5, तो लगभग लगभग 4,000 रुपये पर ईयर हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। आस्क मी वाई ओनली 4,000। देखो हम 4,000 रुपये इसीलिए करेंगे, सीधी बात ये है, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप से बन जाता है। जो जिस वैल्यू पे हमने उसे खरीदा और जिसकी वैल्यू 5 साल बाद बनेगी, इस वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है, इसको हम बोलेंगे रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइडेड बाई एन। अरे भाई माइक किसका हो गया? अंकित, अंकित माइक इसका, ठीक है। ये जो भी वैल्यू है हम इतना डेप्रिसिएशन करेंगे। मान के चलो 50,000 रुपए का फोन है, 30,000 रुपए में उसकी 5 साल बाद वैल्यू है, तो मैंने उसे 20,000 रुपए का सिंपली यूज किया है ना। देखो यहाँ पे इसका डिफरेंस 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए तक की वैल्यू का मैंने उसे सिंपल यूज किया है। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज एक साल में थोड़े 20,000 रुपए का लेंगे, 5 साल चला है मैंने उस फोन को, तो हर साल 4,000 रुपए डिवाइड करके कर देंगे। ये होता है रेजिडुअल वैल्यू को, जहां तक है मेरे हिसाब से उसमें नहीं बता रखा शायद से, फिर भी एक बार देख लो, क्वेश्चन दे सकते हैं। समझा क्या ये वाला पार्ट? ये वाला रेजिडुअल वैल्यू का पोर्शन थोड़ा समझा गया? बताओ भाई। एक और समझा दे दोस्त, बट थोड़ा छोटा सा लिख के ना, मतलब 2 ईयर वाला ना, 3 ईयर्स। चल ठीक है, इसी बात पे एक एग्जांपल में इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके बता देता हूँ, है ना। हाँ हाँ श्योर। थोड़ा यार ये पड़ जाएगा यार। देखो भाई समझो, सीधी बात है, पहले बिल्कुल एक लंबी सांस लो, जाओ, बढ़िया सा पहले। रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन में हमें ये पता था कि हमें पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, हम फाइनल में ये निकालते थे 5 साल बाद वैल्यू कितनी है उसकी। लेकिन रेजिडुअल कॉन्सेप्ट, वैल्यू के कॉन्सेप्ट में थोड़ा उल्टा टाइप से हो जाता है। इसमें हमें ये पता होता है कि 5 साल बाद वैल्यू कितनी है, और हमें डेप्रिसिएशन बताना होता है कि कितने साल हम पर ईयर ये डेप्रिसिएशन ये जो आ रहा है इसे हम चार्ज करेंगे। थोड़ा सा हम इसे भाई थोड़ा समझते हैं दोबारा। फोन खरीदा मैंने, 3 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी खत्म, और रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी उसकी 3 साल बाद। 5 साल, 3 साल बाद मैं बेचने जाऊंगा, उस फोन की वैल्यू आ जाएगी लगभग लगभग 10,000 रुपए, और फोन मैंने खरीदा है 20,000 रुपए, 20 नहीं लेते, थोड़ा कम लेते हैं, 19,000 रुपए का फोन खरीदा है मैंने, ठीक है। तो अब हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे पर ईयर, क्योंकि उसका हम फोन यूजेस की वजह से उसकी वैल्यू घट रही है। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज पर ईयर, 19,000 का फोन खरीदा है, 10,000 रुपए की आज की उसकी वैल्यू है। ये तो देख 9,000 रुपए, देख थोड़ा समझ इसको, 9,000 रुपए, तो ये वाली जो वैल्यू आ गई, जो नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से जो हमारी वैल्यू कम हुई है, हम उसे एक साल में थोड़ी खत्म कर देंगे। हमने तो फोन 3 साल चलाया है, इसलिए हम उसे डिवाइडेड बाई 3 करके 3,000 रुपए पर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। ये वाला एग्जांपल समझा गया? हाँ और लोग बताओ, क्योंकि ये मॉड्यूल 6 हमारा शायद से एंड की तरफ आ गया, एक दो एग्जांपल कराऊंगा, बात खत्म।
फटाफट बता, फिर मैं टॉपिक को एंड करता हूँ मॉड्यूल 6 को। ठीक है भाई, लिखो एक एग्जांपल सब लोग। चलो भाई, लिखो एग्जांपल। मिस्टर किसको लिखना है? मिस्टर हेमंत परचेस्ड 2 printers हेमंत परचेज 2 प्रिंटर है। देखो, मिस्टर हेमंत परचेज 2 printers ऑन 1/4/2020। पूरा लिखना भाई तुम लोग, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ पैटर्न पेपर। मिस्टर हेमंत परचेज प्रिंटर 2 प्रिंटर ऑन 1/2020। फर्स्ट इज एचपी प्रिंटर है, दूसरा कैनन का कलर प्रिंटर है। द वैल्यू ऑफ एचपी प्रिंटर इज 2000 रुपीज एंड द वैल्यू 20,000 एज वैल्यू ऑफ कैनन प्रिंटर इज 30,000 रुपीज। एंड नाउ calculate the depreciation for year ending 24-25 डेट ऑन 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर है 31 दिसंबर 2024। इस पे डेप्रिसिएशन वो चार्ज करता है एट द रेट 8% SLM मेथड से, और इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता है वो एट द रेट 10% WTV मेथड से। फटाफट इसका आंसर सॉल्व करो। क्वेश्चन लिख लिया गया? समझा? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट 2 मिनट में सॉल्व कर देखो। आंसर बताओ फटाफट मुझे चैट में बता दो, जो मैं कौन नहीं कर पा रहा, तभी तो फिर मैं ये देख पाऊंगा यार आ रहा है नहीं आ रहा। अरे यार सो पहले फटाफट करो, फटाफट चैट में देना यार मेरे को आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा इसको स्क्रीन के पीछे इसका आंसर सॉल्व कर देता हूँ। स्क्रीन हटा देता हूँ। कर रहे हो क्या यार क्वेश्चन? 16 सी तो नहीं बैठ गई, बताओ। कंटिन्यू करते हैं। साल की इसका आंसर। रिएक्शन दो यार, क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो फटाफट।
चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देता हूँ फटाफट से। सबसे पहले प्रिंटर खरीदा उसने, आंसर। फर्स्ट प्रिंटर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसका 20,000 रुपये है ना, लगभग लगभग। इसने क्या किया, एक चार 2020 से 21 तक, 21 से 22 तक, 20 21 21 22 22 23 23 24 23 24 ठीक है। पहला प्रिंटर उसने यूज किया है एक चार पूरी 20 21 21 22 20 21 21 4 साल उसने यूज किया है यार प्रिंटर। बीस एक चार 2021 एक चार 2022 एक चार 2023 एक चार 2024। ये 5 साल यूज किया उसने, 8% से डेप्रिसिएशन लगेगा उस पे पहले प्रिंटर के लिए। ठीक है, समझो 5 साल डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट 8% से। ठीक है, क्या होगा, 20,000 रुपये प्रिंटर की कॉस्ट है। एक बढ़िया सा शॉर्टकट है इसके लिए, 8% चार्ज होगा 5% से 5 साल के लिए। 8 5 40 4 2 8,000 रुपये वो डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा फॉर फर्स्ट प्रिंटर। ये वाली चीज समझी गए, थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट लगाया है, बताओ। गलत हो गया शायद से, अमित तेरा आंसर ये, क्योंकि क्या है ना, ये एसएलएम से चार्ज किया है ये वाला। पहले में साफ लिखा था एसएलएम मेथड, यहाँ पे शायद से मेरे भी तूने डब्ल्यूडीबी चार्ज कर दिया, इसीलिए तेरा शायद से आंसर गलत है। 2020 पूरा 2020 21 21 22 23 20 21 21 22 22 23 24 हाँ 20 21 एक सेकंड है, 4 साल आया पहले, अभी गड़बड़ कर दिया। 832 32 64 64 6400 डेप्रिसिएशन है ये। एसएलएम मेथड, ये फर्स्ट मीटर देखो यार, एसएलएम हाँ का था यार तुमसे, मैंने इसीलिए तो ये ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें दोनों तरीके के हो गए। अब हम सेकंड प्रिंटर पे चल जाते हैं। पेज कहाँ से ऐड होगा, पेज ऐड करने का ऑप्शन है, एक सेकंड है, पेज ऐड करने का ऑप्शन, पेज ही ऐड नहीं हुआ। ये वाला पार्ट समझेगा फर्स्ट प्रिंटर का, समझाओ तो, ऐसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पेज नहीं दिखा मेरे को। यार को थोड़ा कम करके एग्जाम्पल देना है नेक्स्ट टाइम। हाँ वही मेरे को ऐसा लग रहा है, फॉन्ट 2 3 फॉन्ट कम करने पड़ेंगे, थोड़ा पेज की लिमिट एक्सीड हो गई है। ये वाला पेज डिलीट कर देता हूँ है ना, या फिर इसको कहीं और पहुंचा देते हैं। पेज की लिमिट एक्सीड हो गई है यार, एक पीडीएफ से करना, छोटा छोटा ऐसे कर देते हैं। एक सेकंड होगा, इसे थोड़ा सेट करना पड़ेगा, पेज की लिमिट एक्सीड हो चुकी है।
करीब 10। इसको डिलीट कर देते हैं इस वाले एग्जाम्पल के लिए से, या फिर रहने दो। एक सेकंड दो यार, बस थोड़ा ये सेट करने का टाइम दो। यहाँ से समझ लेना थोड़ा ये। सॉल्व वाले का इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। एक मिनट दो यार, थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। यार इसीलिए यार बस ये नहीं लेता सेशन कभी। ये पहले प्रिंटर के लिए होगा आंसर, समझ आएगा ये वाला, थोड़ा वैसे एडजस्ट करना पड़ेगा यार। ये देखो दूसरे प्रिंटर के लिए आगे कंटिन्यू करते हैं फॉर सेकंड प्रिंटर। फटाफट सॉल्यूशन बताते जाना। हाँ सही है, एवरेज एसएलएम से ये डेप्रिसिएशन निकालना है, तो ये डेप्रिसिएशन नहीं है पुनीत में, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, सेकंड प्रिंटर से सेकंड प्रिंटर की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले कॉस्ट कितनी है हमारी, 20,000 रुपये। फीस कितनी है, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये लिए 30,000 रुपये कॉस्ट है। पहली साल का डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एडिकेट 10% चार्ज होगा 3,000 रुपये, वैल्यू आएगी 27,000। ठीक है, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 27 रुपये। फटाफट फटाफट कोई वैल्यू बताते जाओ मेरे को। 300 27 में से देगा 25,000, 24,300। थर्ड ईयर की वैल्यू आई 2430, 24,300 माइनस 10%, 21,870। फोर्थ ईयर की वैल्यू आई 21,870 का 10%, 21,870, 19,683। बात समझो, ये आंसर नहीं है हमारा, लेकिन दूसरे का ये वाला आंसर नहीं है हमारा। उस हम मैंने पूछा है डेप्रिसिएशन बताना, उसमें सेकंड प्रिंटर का, ना कि ये सब बताना। डेप्रिसिएशन समझते हैं इसका क्या होगा। ऐसा। समझो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में वैल्यू ये है हमारी, मेन आंसर ये डेप्रिसिएशन। ये तो मशीन की वैल्यू आ जाएगी 4 साल बाद की। ठीक है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू 3,000 प्लस 2700 प्लस 2430 प्लस 2187, इनको प्लस करते हैं। 2700 प्लस 2430 प्लस 2187, 10,317 डेप्रिसिएशन की वैल्यू। ये भाई क्लोज आंसर है भाई, 10,687 आया है। ठीक है, हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू बतानी है, ना कि उसकी कॉस्ट वैल्यू। मैंने बोला था ना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। इधर ये देखो, कैलकुलेट वैल्यू फॉर, अरे यार मैंने क्वेश्चन डिलीट कर, डेप्रिसिएशन डेटेड ऑन इस डेट पे, ना कि मैं रिटर्न डन वैल्यू बताऊंगा। ये बताओ कि समझा कि नहीं। पूरा मॉड्यूल खत्म, अनग्रेडेड क्वेश्चन करोगे सारे हो जाएंगे। इसके मैंने अभी जस्ट देखा है, इस लेवल इससे भी बहुत हल्की लेवल की, ये तो मैंने एक लेवल थोड़ा ऊपर ही करा दिया। इसका देखो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अनग्रेडेड। घर पे खुद से कर लेने का, फटाफट स्क्रॉल मार लेना। अब ये बताओ, थोड़ा कोई माइक वाइक ऑन करके बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत।
इक्वल हाँ फाइनल क्लियर, ये SLM कंपाउंड है और WCC वो है सिंपल इंटरेस्ट ना। ना, गलत उल्टा बोल दिया है। कंक्लूजन में लिख देता हूँ, यही गड़बड़ मत कर देना। ट्रिक बता दूंगा कैसे याद करना। कंक्लूजन में लिख लो SGV SLM मेथड सिंपल है और तुम्हारा WTV मेथड कंपाउंड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ऑन कॉस्ट चीजें आएंगी और इसकी जो वैल्यू आएगी ना बाद में, क्लोजिंग वैल्यू, इस पे वैल्यू आएगी क्लोजिंग वैल्यू पे। देखो इससे ऐसे याद रखना, रिटन डाउन वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू, ऐसे ध्यान रख लो थोड़ा बहुत। ठीक है, अब समझ आया। फटाफट डन करो इसे। बताओ सब, रिएक्शन दो यार अब तो थोड़ा। भाइयों SLM वाला वापस से समझाइए यार एक बार। SLM, ना इसका SLM वाला जो पार्ट था, पहला पार्ट। अच्छा क्वेश्चन का देख। SLM वाला पार्ट देख, नॉर्मली क्या करते हैं हम, हर साल का डेप्रिसिएशन घटाएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट भी घटाना है ना हमें। हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम ना नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड इंटरेस्ट करते हैं उस तरीके से ले लेते हैं। हर साल देख, मैं तेरे को शॉर्ट में बताता। हर साल तू लेगा, पहली साल इसका डेप्रिसिएशन घट के, पहली साल का कितना आएगा, 8 दूनी 1600। पहली साल का डेप्रिसिएशन तू घटाएगा 1600, फिर 1600 घटेगा, फिर 1600 घटेगा, फिर 1600 घटेगा हर साल का। इन सबका मिला के 6400 घटेगा। ये बात समझा? आहो। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट 20% का 20 उसका 20,000 का 8% किया डायरेक्ट, ये वाला पोर्शन, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात वही पड़ी। अरे ऊपर के नॉमिनी क्या करेंगे? 31/12/2024। क्या? 31/12/2024 को बेचा नहीं है, ये भी तो देखे यहाँ पे नीचे डेट लिख रखी है। अरे यार, ये वाली डेट है वैसे इससे, है ना, 1 साल का रह गया ना कम। ना 9 महीने कम रह गया, 1200 रुपये और जोड़ दे अच्छा इसमें, हाँ, 9 महीने 7600 कम रह बनेगा। गया यार, ये थोड़ा। ठीक है, समझ गया। मैंने थोड़ा डेट पे मैंने खुद ही ध्यान नहीं दिया। ये थोड़ा अच्छा। यार कर लेना। 31 दिसंबर 24। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा इसका? 6400 का हो जाएगा, 1600 डिवाइडेड 1200 और हो जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, सही है ना भाई? हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, है ना। तो भाई साहब प्लीज, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। इसको और घटाते हैं 9 मंथ्स का, इसका लिया गड़बड़। 19,683, 19,683। अब इस पे 7.5% लगेगा, समझ गया क्यों लगा 7.5%? 1 साल का 10% है तो 9 महीने का 7.5% लगेगा। 14.76.225 आएगा। इसको घटा दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 18,206.775। फाइनल में इसको डेप्रिसिएशन टोटल 14,76225 10 प्लस ये वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे दोबारा से। 11,7 भाई ये तूने बहुत तगड़ी गलती पकड़ ली। सही है, अब देखो आ गया समझिए। बताओ, सही है क्या? चलो भाई, इसी के साथ मॉड्यूल नंबर 6 हमारा होता है खत्म। क्वेश्चन इसके सारे हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। की बात है, 1 सेकंड का टाइम लगेगा।
ठीक है, मॉड्यूल 2 खोलते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी चेंज कर दूँ। वो मॉड्यूल 2 20 मिनट से कुछ ज़्यादा नहीं लेंगे, थ्योरेटिकल है थोड़ा। कॉलेज ऐप से ले लेता हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल है, थोड़ा नोट्स की जरूरत लगेगी उसमें। ये समझो, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। एडजस्टिंग एंट्री वगैरह पूरा आ जाएगा। देखो कल हमने, अब ये देखो चीजें लिखते जाना, नहीं तो दिक्कत होगी तुमको बहुत बाद में, मैं इसी के ऊपर समझाता जाऊंगा, ये चीज समझ जाना बिल्कुल ठीक से। एडजस्टिंग एंट्री सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे। कल मैंने 2 टर्म पढ़ाए थे, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। इनका मतलब समझ आया था, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। इसी के साथ होता है एक अक्रूड, अक्रूड वर्ड और जुड़ जाता है, अक्रूड बट पेड एंड नॉट अक्रूड, अक्रूड बट नॉट, अक्रूड बट नॉट पेड। जैसे कि मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो मैंने दूसरा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये वाली चीज बताई थी कि जिस साल का ट्रांजैक्शन हम उसी साल से रिकॉर्ड करेंगे इस रेस्पेक्ट ऑफ वो कब हमें पैसा रिसीव हुआ, या पैसा किसी भी साल का रिसीव हुआ, इस साल हुआ, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक्सपेंस और रेवेन्यू वही रिकॉर्ड करेंगे जो इस साल से बिलोंग करता है, ना कि वो कब रिसीव हुआ। ठीक है, अगर हमारा इस साल का एक्सपेंसेस हमने पे नहीं किया तो वो आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएगा, या फिर एक सेकंड भाई, हमने इस साल का एक्सपेंसेस पे नहीं किया, या तो वो बन जाएगा आउटस्टैंडिंग, या फिर और किसी साल का एक्सपेंस इस साल पे कर दे तो प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा। अक्रूड और ये वर्ड क्या होता है, अक्रूड और अनअक्रूड बट नॉट पेड। अक्रूड टर्म होता है हमारा एक से एक तरीके से हम एक्सपेंस के लिए, ये चीज हो जाती है हमारी लाइबिलिटीज। लो आपने क्या किया, बिजली यूज कर ली 6 महीने, पैसे नहीं दिए भाई, तो वो क्या चीज होगी तुम लोगों के लिए लाइबिलिटी। ये एक तरीके की पहले ये बनेगी अक्रूड बट नॉट पेड से, उसके बाद बनती है आउटस्टैंडिंग। जब हम रिकॉर्ड करेंगे ना उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये वाली चीज लिख के जाओ भाई, ये 4 वर्ड लिख लो, नहीं तो ये हट जाएगा बाद में। ठीक है, अक्रूड बट नॉट पेड में अगर वो चीज खर्चा हो गया है तो वो लाइबिलिटी बन जाएगी। मान के चलो इनकम है, आपने किसी को सामान बेच दिया, ठीक है, पर उसके पैसे नहीं आए, तो वो तुम्हारे लिए असेट बन जाएगी, तुम्हारे लिए पैसा आने वाला इनकम ही पैसा है, इसीलिए अक्रूड बट नॉट पेड। ठीक है, ये चीजें हो गई, ये चीज समझ आई भाई। अक्रूड बट नॉट, अक्रूड वर्ड का मतलब समझ आया, लाइक वो खर्चा इनकर हो गया है, वो इनकम इनकर हो गई है, लेकिन हमें उसका पैसा नहीं मिला है, फिर पे नहीं किया, इस तरीके से। ठीक है, चलो मैं आगे देखता हूँ भाई। इसी की एंट्री दे रखी है यहाँ पे, अगर भाई कल का सेशन अच्छे से देखा होगा ना, वो एंट्री आराम से बन जाएंगी। जैसे मैं बता देता हूँ, इधर एग्जांपल दे रखा है अक्रूड एंट्री का। accrued, 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 yeah। ये देखो, ये एंट्री है इंटरेस्ट अक्रूड टू इंटरेस्ट इनकम। लाइक इंटरेस्ट अक्रूड, मैंने बोला ना कि अभी हमें क्या है, खर्चा मिलना है। सब देखो, इंटरेस्ट है, ये हमारी इनकम है, अगर इनकम हमको रिसीव नहीं हो और हो गई है तो वो हमारी असेट में चली जाएगी।
असेट में चले गए, इंटरेस्ट अक्रूड, असेट हमेशा डेबिट होते हैं और इंटरेस्ट इनकम रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, सेम तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा खर्चा हो गया है लेकिन वो एक तरीके से पे नहीं हुआ है। इसमें देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, इसका ईयर 2 का ये वाली एंट्री देखो, इंश्योरेंस एक्सपेंस टू प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड एक्सपेंस है तो एक तरीके का ये असेट हुआ। देखो असेट बोला था डेबिट होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस है एक तरीके का ये नॉर्मली एक्सपेंस होता है तो ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, एक्रूड एक्सपेंस देखो, एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल में भी यही ले रहा था, बोला था कि अगर बिजली का बिल ले दिया तो लायबिलिटी हो जाएगी, और लायबिलिटी देखो इधर की साइड इसने लायबिलिटी देखो इधर की साइड इसने क्रेडिट कर रखी है। एक्सपेंसेस जनरली डेबिट होते हैं, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। ये मैंने कल रूल्स बताए थे, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पहले वाले मॉड्यूल में। ठीक है, वहां से देख लेना इसको। ये सारी एंट्रियां उससे हो जाएंगी, ये जितनी भी दे रखी है ना इसमें ये सारी उससे हो जाएंगी। ग्रेचुटी वगैरह एडजस्टमेंट ये तो काफी अजीब तरीके से दे रखा है लोगों ने। देखो डेप्रिसिएशन की एंट्री देखो, डेप्रिसिएशन इसने बनाया, डेप्रिसिएशन एक तरीके से हम खर्चा रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट मार दिया, एक्यूमुलेटेड उसका प्रोविजन को क्रेडिट मार दिया इसने। एमोटाइजेशन सेम चीज आ गई, एमोटाइजेशन फॉर इंटेंजिबल असेट। ये तो भाई इसमें extra देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जनरली, इसमें क्या करते हैं तीन तरीके के अकाउंट बनाते हैं। दो, सबसे पहले जर्नल बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर हम पी&एल बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। जर्नल क्या होता है, नॉर्मली रिकॉर्डिंग होती है, कल मैंने आपको डेफिनेशन बता जर्नल। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग। ये वाली कल यार डेफिनेशन देखी हो तो यार समझ आएगा तुमको। ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग अभी नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन को, हर रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करके। जो रूल्स तुम्हें बताते हो अच्छे से कर रखे होंगे तो बस जर्नल एंट्री बना लोगे। यहाँ गड़बड़ हो गई इस पर तो सब कुछ खराब हो जाएगा, सारे ट्रांजेक्शन खराब हो जाएंगे। क्लासीफाइंग के बाद हम ये देखेंगे, क्लासीफाइंग में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कल बताए थे, उसमें हम ये डालेंगे कौन सी चीज में कौन सा अकाउंट किस जगह आएगा, क्लासीफाइंग हो जाएगा। फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए हम उसका बना देंगे लेजर, लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट का क्या करेंगे, सारी चीजें उसके बैलेंस, हर उसके बाद उसका बैलेंस मैच करेंगे हर लेजर अकाउंट में। लाइक कल फॉर्मेट बताता हूँ लेजर अकाउंट का, ये थोड़ा सा फॉर्मेट का ओवरव्यू देख लो यार तुम, कल पूरा बता रखा है यार ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, लेजर के बाद हम समझेंगे। उसके बाद जो लेजर के यहाँ पे बैलेंस बचेगा, लाइक डेबिट क्रेडिट यहाँ मैच नहीं हुआ तो बैलेंस बचेगा, बैलेंस को क्या करेंगे हम पी&एल अकाउंट में डाल देंगे, ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट। पी&एल अकाउंट का भी फॉर्मेट सेम होता है लेकिन इसकी चीजें अलग होती है। सारे मैंने बोला था डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इधर की साइड सारे इनकम, गेन्स, प्रॉफिट, इस तरीके की सारी चीजें आ जाएंगी इस साइड। ठीक है, पी&एल के बाद बनाएंगे अपन लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सुना होगा यार, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए। इस तरीके से कभी असेट वगैरह में इन्वेस्ट करते हो आप लोग, ये जनरली हम इनको बोलते हैं टूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इस तरीके से बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ लो यार, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, उधर की साइड असेट्स आती है, यहाँ का भी डेबिट क्रेडिट मत लिख देना, इधर की साइड लायबिलिटीज आती है, नंबर पूरा खत्म कर देना। मैं इसीलिए फॉर्मेट थोड़ा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि हमारा वो होता है एग्जाम, एमसीक्यू होता है। और दूसरी चीज कि यहाँ पे हमें थोड़ा फॉर्मेट बनाने के लिए नहीं देता ना ये पेपर में, इसलिए असेट लायबिलिटी जैसे कि मशीनरी वगैरह ली भाई में अरे यार उल्टा होता है। ये वाला तो इन लोगों ने बताया, बीबीए डीबी, ये वाला फॉर्मेट
एक्चुअली में जो हमारा लॉ परमिट करता है वो उल्टा फॉर्मेट परमिट करता है। ये वाला आता है डीबी का, ये डीबी वाला फॉर्मेट है, पर ये एक्चुअली में एप्लीकेबल है, ये एक्चुअल आएगा। एक्चुअल फॉर्मेट में यहाँ असेट होती है, यहाँ लाइबिलिटीज होती है। यहाँ पे असेट में जैसे अभी हमने जो है प्रिंटर खरीदे थे, मशीनरी खरीदी थी, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, वो सब। और यहाँ पे किसी से पैसा उधार लिया, लाइबिलिटीज, क्रेडिटर आ जाएंगे, तुम्हारे बिजनेस में किसी ने बिल वगैरह पास किया, ट्रेड पेबल आ जाएंगे, कैपिटल आ जाएगी, कल ये वाला टर्म बताया। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ये असली लाइफ में यूज नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, असली लाइफ में ये यूज होता है। हमारा लॉ ये परमिट करता है कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट का दूसरा फॉर्मेट होता है जो सेक्शन 120 में बताते हैं, कंपनीज का देखते हैं। ये जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल फॉलो करते हैं, नॉर्मल छोटे मोटे बिजनेस फॉलो करते हैं, बड़ी कंपनियां ये फॉर्मेट फॉलो नहीं करती। ये तो कहीं होता ही नहीं है, फॉरेन का बता रहे थे वो लोग। ये वाला नॉर्मल बिजनेस में होता है, छोटे मोटे में, जनरल कंपनी का फॉर्मेट नहीं होता। ये चीज समझी, प्रोसेस थोड़ा बताओ भाई, ये वाली प्रोसेस समझी थोड़ी? बताओ बताओ बताओ, अरे कोई तो बताओ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। जैसे इनने ये दे रखा है, देखो इनकम स्टेटमेंट, ये इनका पी एंड एल है, कुछ अजीब तरीके से बना रखा है। जो डेबिट क्रेडिट है, डेबिट का अकाउंट हमने प्लस कर रखा है। देखो तुमने क्या कर रखा है, डेबिट, हमें क्या है पेपर में आंसर निकालने से मतलब फॉर्मेट पे नहीं जाना। इन लोगों ने फॉर्मेट गलत दे रखे हैं काफी चीजों के, सीधी बात है। डेबिट की चीजें हमने प्लस कर रखी है, क्रेडिट की चीजें प्लस कर रखी है इनने, क्रेडिट वाली चीजें, और डेबिट वाली चीजें इनने माइनस कर रखी है। ठीक है, इनके फॉर्मेट पे नहीं जाना। तो नॉर्मल जो भी चीज पैसा वगैरह रिसीव हुआ, जो तुम्हारी असेट को बढ़ा रहा है, कंपनी की वैल्यू को बढ़ा रहा है, उसको प्लस मार देना। और जो चीज तुम्हारी लाइबिलिटीज है, तुमने किसी से पैसा वगैरह उधार लिया, उसको सीधा बात है माइनस कर देना। ये देखो इसमें लिख रखा है, ये इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड समरी ऑफ द कंपनी। देखो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कभी ये वाला फॉर्मेट नहीं होता है। मैंने बोला है ये इंडिविजुअल छोटे बिजनेसेस में इनका होता है, या फिर एचयूएफ या फिर छोटे मोटे पार्टनरशिप फर्म का होता है। ये वाला फॉर्मेट मत यूज करना, ये जनरल ऐप में यूज होता है। तुम्हारी बीबीए के एग्जाम में ये चीज यूज कर लेना, ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन, ये सारी एंट्री अभी देखो मैंने तुम्हें बताई थी, प्रीपेड वगैरह वाली। देखो बैलेंस शीट का, देखो ये रहा फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझो। जो भी चीज पैसा बढ़ा रही है इसमें अच्छे से यूज कर रखा है, सही फॉर्मेट है। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग ने वैल्यू बढ़ाई, ये समझो। पी एंड एल क्या, लेजर क्या होता है, जनरल रिकॉर्डिंग हो गई। लेजर क्या होगा, उसके सारे बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करना होगा। ये क्या कर रहा है, उसके सारे बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, यहां से लगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सॉरी, ये क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है ट्रांजेक्शन। ये यहाँ से लेके यहाँ से सारे बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। पी एंड एल क्या होता है, जनरली हम इसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम, क्योंकि ये हमारा एंड का जो इसका बैलेंस बचेगा ना, यहाँ पे बैलेंस जो भी आएगा इधर का प्लस करने के बाद माइनस करने के बाद, इस बैलेंस को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अगर इधर आ जाए तो नेट लॉस। उसके बाद फाइनली बैलेंस शीट बताती है हमारी पोजीशन ऑफ द कंपनी, या कंपनी कितना असेट है, कितना पैसा है। जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में जुड़ जाएगा। यहाँ का जो नेट प्रॉफिट होगा, यहाँ से उठा के जो हम लाएंगे नेट प्रॉफिट, वो यहाँ बैलेंस शीट में जुड़ जाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें फाइनल जो देखता है ना यूजर, 7 यूजर है ना, वो ये देखते हैं बैलेंस शीट, इसका बैलेंस देखेंगे वो, ना कि इसका पी एंड एल वगैरह देखेंगे अपनी उस चीज के लिए, पर फाइनल बैलेंस इसी का देखेंगे। ठीक है, अब आगे की चीज समझते हैं। देखो इसको अच्छे से देखिए, ये बताते जाओ। असेट है, मशीन लिए असेट है, मैंने फर्नीचर का एग्जांपल दिया, असेट है। करंट असेट में इन्वेंटरी, तुम्हारे पास कितनी गुड्स है, तुम उससे कितना पैसा कमाओगे, असेट है। ट्रेड रिसीवेबल, तुम्हें रामू का से कितने पैसा है, असेट है। तुम्हारे पास अभी कितना कैश पड़ा है, ये तुम्हारे लिए असेट है, ठीक है।
इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग, ये अभी मैंने बताया था। इक्विटी शेयर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में कल कवर कर दिया। रिटेन अर्निंग नॉर्मली जो अर्निंग होती है हमारे रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बोला है ना वो इसी में आएगा। अभी पूछोगे लाइबिलिटीज कैसे, कल डिटेल में बताया भाई ये लाइबिलिटीज कैसे। लॉन्ग टर्म बोरिंग आ जाते हैं, बैंक लोन वगैरह जो हमने मोर देन 1 ईयर ले रखे हैं, ट्रेडेबल जिनसे हमने उधार सामान लिया, प्रोविजन अगर कहीं आगे बिजनेस में आग वगैरह लग जाती है उसके लिए प्रोविजन हो जाता है। अक्रूड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हमने होचे मान के चलो 6 साल से हमने बिजली का वो नहीं दिया है बिल, तो इस तरीके के अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं। और अदर लाइबिलिटीज में आ जाएगा बाकी की मिसलिनियस जो खर्चे वगैरह की लाइबिलिटीज फॉर्म हो गई है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत? बैलेंस शीट समझ लीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसको मैं आपको यहीं बताता हूँ। जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कंपनी वगैरह में बनता है। जैसे कि छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं उसमें क्या बनाते हैं हम, कैश अकाउंट बना देते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, शेयर होल्डर्स वगैरह को देखना होता है प्रॉपर कंपनी किस हिसाब से वर्क कर रही है, तो उस हिसाब से हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देते हैं। ठीक है। अब जैसे कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर है, इसमें हम वो रिसीट, जैसे हम P&L में करते थे, किसी भी साल का खर्चा होगा हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस साल का खर्चा इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। पर कैश फ्लो में ये होता है कि पैसा रिकॉर्ड करेंगे, ये नहीं देखेंगे किस साल का क्या है, पर इसमें जो पैसा आया है या फिर गया है पैसा वो आएगा। जैसे कि देखो समझो, इसके जनरली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा पार्ट होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा पार्ट होता है तुम्हारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज, तीसरा पार्ट होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो जो भी कैश आया या गया, ये सारा किससे रिलेटेड आएगा, जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होगा, ऐसे सप्लायर से या फिर हमने किसी से उधार वगैरह ले। देखो कैश फ्रॉम कस्टमर, हमने कस्टमर को माल बेचा उसका पैसा प्लस होगा। ठीक है। हमने सप्लायर को गुड्स एंड सर्विस का पे किया, लाइक मैंने किसी से माल मंगाया, प्रिंटर मंगाया 100 प्रिंटर, उसका पैसा दिया माइनस होगा। पेमेंट पे किया किसी को, एक्सपेंसेस पे किया लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस वगैरह के सारे इसमें होंगे। लाइक जो भी हमारे बिजनेस के रोजमर्रा के खर्चे इनकम होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हेडिंग में आ जाएंगे, जो भी बैलेंस होगा वो इसमें आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको बोलेंगे हम इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है। अब जो भी हमने इन्वेस्ट किया है कहीं पे, जैसे मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है, इक्विपमेंट खरीदे, कहीं पे हमने शेयर में इन्वेस्ट किया था कंपनी ने, तो उसके जितना भी बैलेंस वगैरह होगा, इंटरेस्ट वगैरह मिलेगी, वो सब इसमें ऐड हो जाएगी। डिविडेंड मिलेगा कंपनी से, वो सब इसमें स्प्लिट हो जाएगा। लाइक कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर इशू कर दिए, बॉन्ड्स वगैरह दे दिए, तो उनका जो भी खर्चा वगैरह होगा इसमें आ जाएगा। ठीक है। और जो भी इन तीनों का ये वाला बैलेंस है, ये 1 2 एंड 3, जो भी खर्चा वगैरह, ये नेट कैश फ्लो इधर आगे शो हो जाएगा, नेट कैश फ्लो। ठीक है। मेथड, ये 2 तरीके के मेथड होते हैं, मैंने कुछ नहीं दे रखा मेथड के नाम पे, बस ये लिख रखा है, इसमें कोई समझ नहीं आएगा। पार्टनरशिप फर्म के बारे में तो अच्छे से बता ही दिया था भाई, ये क्वेश्चन हो ही गई है। ठीक है। ये वाली चीज देखो, इस वाली चीज को बताने में भाई लगभग लगभग मेरे को 4.5 महीने लग गए थे, इनने मेरे को समझ नहीं आया 20 मिनट में कैसे कवर कर दी। ठीक है। अगर तुमको ये वाली चीज मेरे हिसाब से एंड ऑफ द मोमेंट में तुम स्किप कर सकते हो, इस वाले पार्टनरशिप अकाउंटिंग के एग्जाम्पल में। अगर तुम्हें देखना है तो इनके मॉड्यूल से देख लो, जिसमें बहुत टाइम चला जाएगा। बताओ क्या करना है इसका, बताना है क्या? आराम से आधा 1 घंटा चला जाएगा इसमें, इस वाले अकेले के एग्जाम्पल में। स्किप करते हैं ना इस टॉपिक को? चलो ठीक है भाई। गुडविल वगैरह का देखो, गुडविल वगैरह की वही पार्टनरशिप का टॉपिक है। ये देखो पार्टनरशिप के टॉपिक को तुम छोड़ के जा सकते हो यार, सीधी बात ये है, जो गड़बड़ हो जाएगी तुम लोगों के लिए। मॉड्यूल 2 की समरी आ गई, पार्टनरशिप का टॉपिक छुड़वाया भाई मैंने, सीधी बात है। कैश फ्लो का ये सब देखो पूरा कवर हो गया। वैसे तो एक्सपेंस, रेवेन्यू, एसेट रिलेटेड एंट्री, बैलेंस शीट कवर हो गई, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड भाई कुछ नहीं होता, दोनों के मेथड के अलग अलग होता है, पर इन लोगों ने समझा नहीं रखा कैसे कैसे मेथड के फॉर्मेट वगैरह होते हैं। मैंने ये वाला पोर्शन पॉइंट नंबर 4 छुड़ाया, अगर तुम्हें देखना है तो भाई देख लो मॉड्यूल से, नहीं तो ये वाला पार्ट मैंने पार्टनरशिप लगभग लगभग मैंने खुद 3.5 से 4 महीने में कवर किया, और कंपनीज मैंने खुद 2 महीने लगभग 6 महीने का पोर्शन था।
अरे अब 20 मिनट में बताना पॉसिबल नहीं है भाई। अगर तुमको देखना मॉड्यूल से देख लो, बाकी इसके साथ होता है ये वाला मॉड्यूल हमारा खत्म। मॉड्यूल नंबर 6 और मॉड्यूल नंबर 1 2 3 6 ये होगा हमारे खत्म भाई। इसके साथ कोई दिक्कत आज के इस टॉपिक में फटाफट बता दो जितने भी लोग बच्चे हैं। चलो ठीक है फिर भाई, प्रणव भाई एंड करते हैं इसको सेशन को। बड़ा हो गया 1 घंटे 20 मिनट 23 मिनट। ठीक से बोलो। एंड कर दो भाई इसको। हाँ भाई कर रहा हूँ भाई एंड। हो गया ना पूरा? हाँ ठीक है, उसको तो एक काम कर, 10 रुपए। हाँ हाँ, सुन सुन 10 वाला सुन, वो। अभी यार क्या? 2 मॉड्यूल ही हुए हैं, हाँ 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 तो अब आगे के देखता हूँ मैं, जैसे भी पूछता हूँ उन लोगों से जो भी देख रहे थे ना एक्टिव थे इसमें, उनसे पूछता हूँ। हाँ, तो ये क्या